नाज़रीन सलाम अलैकुम। आपका पसंदीदा प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान अतहर काज़मी हाज़िर खिदमत है। आज हम बात करेंगे रोबोटिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में। हम इस वक्त अलीगढ़ में मौजूद हैं और अलीगढ़ में एक मशहूर व मारूफ सर्जन के तौर पर न सिर्फ अलीगढ़ में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में रोबोटिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की महारत रखने वाले उन चुनिंदा सर्जनों में जिस डॉक्टर का नाम आता है वो डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी मुराद है डॉक्टर अब्बास रज़ा रिजवी साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी के अमराज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आइए नाज़रीन उनका इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहला सवाल, रोबोटिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी दो अलग अलग हैं। हम बात करते हैं पहले रोबोटिक सर्जरी के बारे में। जी जी। ये किस तरीके से काम करती है? देखिए, रोबोटिक सर्जरी जो है, जो पहले की क्यों आई, रोबोटिक सर्जरी एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जो कुछ कमियां थी जी उसको ख़त्म करने के लिए डेवलप टेक्निक की गई। इसमें हम एक इस तरह से कहिए तो इसको ये रोबोटिकली असिस्टेड सर्जरी जी करना तो सर्जन को पड़ता है, मगर उससे बहुत सी जो कमियां थी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में वो उस पर हमने काबू पा लिया। जैसे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में एक पहली चीज़ है कि 2 डायमेंशन में देखता है क्योंकि हम टीवी पे देखते हैं, और रोबोटिक सर्जरी में वो हम 3 डायमेंशनल में देखते हैं। जी। दूसरा है कि मैग्नीफिकेशन, जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी नॉर्मल सर्जरी से काफ़ी ज़्यादा होता है मगर रोबोटिक सर्जरी में उससे भी ज़्यादा है। फिर एक बात कहें डेक्स्ट्रिटी की, जो जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं हम रोबोटिक सर्जरीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपिक में हमें मुश्किल होती है करने को। बेसिकली जो रोबोटिक सर्जरी का इजाद हुआ वो हुआ ही इसलिए कि ऑल्दो जो मरीज़ के लिए तो बेनिफिट लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी थी, मगर सर्जन के लिए काफ़ी स्ट्रेनस होती थी क्योंकि उसके मूवमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स के वो 3 डायमेंशनल में अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करने पड़ते थे, लर्निंग कर्व होता था। तो इसी तरह से हाथ में ट्रेमर्स होते हैं नेचुरल, तो उसको ओवरकम करने के लिए ही रोबोटिक सर्जरी का इजाद हुआ। डॉक्टर साहब, अब इसमें यहाँ पे जो रोबोटिक सर्जरी है, बहुत सारी ऐसी सर्जरीज़ हैं जो हम देखते आए हैं पुराने दौर से, लेकिन अभी कुछ चीज़ें जो स्पेशली स्पेसिफाई करें, अगर हम गॉल स्टोन हो गया यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया जिसको हम पित्त की थैली कहते हैं, उसमें जो कंकड़ और पत्थर आ जाते हैं, या किडनी में गुर्दे में जो पत्थर होते हैं, तो आप ज़रा तफसील से हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि ये सारे सर्जरी किस तरीके से इससे आसान हो जाती है और मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद होती है? जी हाँ, पहली चीज़ मरीज़ के लिए क्यों फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि मरीज़ देखिए, पहली सबसे चीज़ की इंसिजन छोटा हो गया, दर्द कम हो गया। जी। इंसिजन छोटा हो गया, ब्लीडिंग कम हो गई। इंसिजन क्या होता है? इंसिजन जो आप किसी भी एक्सेस बनाने के लिए, जो रास्ता बनाने के लिए जो चीरा लगाते हैं हम, उसको इंसिजन कहते हैं। जी। तो जब हमने इसमें क्या होता है, जो भी मिनिमल एक्सेस सर्जरी और उसके बाद रोबोटिक सर्जरी, तो उसमें क्या है, इंसिजन जो है 0.5 मिलीमीटर से लेके 1 सेंटीमीटर तक का इंसिजन लगाते हैं। जी। तो जहाँ की तकरीबन ओपन सर्जरी में, जैसे आप पित्त की थैली की बात कर रहे थे आप, तो उसमें तकरीबन 13 सेंटीमीटर का इंसिजन लगता है, और इसमें हम छोटे छोटे 4 या 3 इंसिजन जो है, जो कि जो 2.5 सेंटीमीटर के होते हैं और 1 सेंटीमीटर का इंसिजन होता है, तो टोटल मान लिया 2 सेंटीमीटर के इंसिजन से वही काम हो जाता है। तो जब इंसिजन छोटा हो गया तो दर्द कम हो गया, ब्लड लॉस कम हो गया, खून कम बहेगा, कम काटेंगे कम बहेगा जी, और मरीज़ का हॉस्पिटल स्टे कम हो गया। जब छोटा दर्द उसका कम हुआ, जल्दी अपने घर जा सकता है। तो ये सब चीज़ें कॉस्ट इफेक्टिवनेस टोटल ऑल्दो महंगी होती हैं, मगर ये कि अगर आप हॉस्पिटल स्टे का भी देखें उनका, तो गवर्नमेंट पे, कंट्री पे जो लोड होता है नहीं पेशेंट के घर रहने का, वो बहुत कम हो जाता है। अच्छा, जो आपने बात इसकी की कि क्या एडवांटेज रहते हैं इसके, तो जब हम लेप्रोस्कोप एक तरह से देखा जाए एक तरह का टेलीस्कोप है जो हम एक छोटे से इंसिजन दे के पेट में एक हम स्कोप डाल देते हैं टेलीस्कोप, फिर उस टेलीस्कोप के थ्रू एक
केबल, ऑप्टिकल केबल से करके कैमरे पे आ जाता है, जैसे आते हैं। और कैमरे को हम टीवी पे देख के ही सर्जरी जो होती है हमारी उसको देख के हो रही होती है, ना कि पेशेंट को देख के। मगर मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होता है तो हम पास से जाके, और जो दूर दराज एरिया होते हैं हमारे पेट में, तो उसको भी रोशनी में बेहतर देख सकते हैं, क्योंकि स्कोप में लाइट ज़्यादा होती है, जगह काम करने की ज़्यादा होती है, और मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होता है। सबसे बड़ी चीज़ है, जब मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो गई, जो चीज़ बहुत छोटी होती है वो बड़ी दिख जाती है। जी डॉक्टर, अगर यहाँ पे बात करें, जैसे हमने पर्टिकुलर बात की किसी एक खास अज़ा के लिए कि मतलब हम सर्जरी कर रहे हैं स्टोन के लिए, जी, तो और कोई भी ऐसी सर्जरी है बॉडी के अंदर जो हम उसके लेप्रोस्कोपिक जी, अब तकरीबन जो है तकरीबन सारी की सारी, अब ब्रेन की सर्जरी होती है इससे, कान की सर्जरी होती है, फेस की सर्जरी होती है, साइनसेस की सर्जरी होती है, थायराइड की सर्जरी होती है लेप्रोस्कोपी से, चेस्ट जो छाती कहते हैं उसकी सर्जरी होती है, जिसको हम थोरोस्कोपी कहते हैं, या वीडियो असिस्टेड वैट्स कहते हैं उसको। उसके बाद हमारे पेट की सर्जरी, पेट में आप जैसे बोला, आपने बताया पित्त की थैली की सर्जरी, किडनी की सर्जरी, आंतों की सर्जरी, प्रोस्टेट की सर्जरी, वदूद की सर्जरी, तकरीबन यूट्रस की सर्जरी, तकरीबन अपेंडिक्स की सर्जरी, सारी सर्जरी आप उससे कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हर्निया की सर्जरी, तकरीबन सारी सर्जरीज पॉसिबल हैं इसके थ्रू। इसमें एक सवाल जहन में ये भी आता है कि पेशेंट के लिए क्या उम्र का भी कोई तकाजा होता है, या कुछ और ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि जिसको आप प्रेफर करते हैं कि नहीं, इसको लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी नहीं हो सकती, इसमें ओपन ही करना पड़ेगा? हाँ, दो जो है इसमें ये है कि अभी तक छोटे बच्चों में जी सर्जरी तो अभी भी शुरू हो गई है उस पर। अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वो भी करते हैं, उनका भी अपना डिपार्टमेंट शुरू हो गया है, पीडियाट्रिक सर्जरी तक की उसमें। मगर उसमें ये है कि अभी उसको गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं माना गया है, क्योंकि जो है कि उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स अलग से ख़रीदने पड़ते हैं, उनके छोटे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, बड़ों के बड़े होते हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी नहीं रहती। तो जिस चीज़ की, और बच्चों के क्या चीज़ है कि जब हम इसमें एक गैस भरते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ताकि पेट फूल सके, तो उसके वजह से क्या होता है, बूढ़े लोग हुए, जैसे बहुत माजूर लोग हुए या बहुत छोटे बच्चे हुए, तो क्या होता है उसमें प्रेशर की वजह से उनकी जो खून का दौरान ले आने वाली वेन होती है, वेना का, उसमें कंप्रेशन पड़ता है। बुढ़े लोगों में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से कभी कभी उनको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सांस लेने में, बाद में सांस लेने में, क्योंकि जब हवा पेट में भरी जाती है तो पूरा जो है हम लोग के जो फेफड़े होते हैं वो भी थोड़े पिचक जाते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बदन में एब्जॉर्ब होती है तो हमारे फेफड़े के ज़रिए निकलती है। तो अगर कोई बुज़ुर्ग होते हैं जिनका इतना लंग मैच्योर, मतलब अब जो है कमज़ोर पड़ गया होता है, तो उनको परेशानी हो सकती है इस चीज़ में। अच्छा, हम अब पर्टिकुलर बात करें सब्जेक्ट के ऊपर, तो उन पेशेंट में कैसे ये मान के चला जाए कि वो सिम्टम्स कौन से होते हैं कि जिनको पता चले कि यहाँ पे इसको सर्जरी की ज़रूरत है? मसलन जैसे आपके गॉल स्टोन हो गया, किडनी स्टोन हो गया, या हार्निया हो गया, तो ये कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि जो पता चल जाता है कि ये सारी प्रॉब्लम आने वाली है और उसकी सर्जरी की ज़रूरत है? जी, चलिए एक एक करके बात करते हैं। जैसे गॉल स्टोन की कहा, गॉल स्टोन जो हैं तकरीबन अब तो हमेशा ही दर्द हुआ, क्योंकि इतना आसान हो गई है टेक्निक इस लेप्रोस्कोपिक के थ्रू। मुश्किल से जो है 15 मिनट से 20 मिनट का ऑपरेशन होता है इसमें, और जो चीज़ आपको ज़िंदगी भर दर्द रहेगी, गॉल स्टोन्स घुल के नहीं निकलते, तो दर्द आपको होता रहेगा, और लॉन्ग स्टैंडिंग में कैंसर होने के भी चांसेस हैं। तो अगर आपके पित्त की थैली में पथरी हैं तो उसका बेहतर ये है कि उसको फ़ौरन जितनी जल्दी हो सके करवा दिया जाए, वरना कभी कभी क्या होती है, छोटी पथरी जाके फंस जाती है बाइल डक्ट में, जो उसका रास्ता होता है, और उससे फिर काफ़ी बीमारी, जॉन्डिस आपने सुना होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाती है, पैनकिटाइटिस हो जाती है, तो बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। तो जब भी आपको पता चले दर्द उठे, सर क्या होता है, सिम्टम होता है कि दर्द उठता है जी, सीधे तरफ लिवर की तरफ, यहाँ दर्द उठता है, पीठ की तरफ जाता है, गैस बनना लेडीज़ में है ना, गैस ज़्यादा फ्लटुलेंस होना, तो ये सब चीज़ें जो हैं इंडिकेट करती हैं कि आपके पथरी हो सकती है, हाजमा सही न रहना। तो इसमें बेहतर यही है कि आप जो हैं एक अल्ट्रासाउंड कराएं, और अल्ट्रासाउंड में अगर देखें कि अगर पित्त की थैली में पथरी हैं तो आप सर्जन से मिलें और उसके मशवरे से आप उसकी सर्जरी करा लें। जहाँ तक आते हैं, आपने बताया किडनी स्टोन्स में, उसमें भी वो भी तकलीफ ही देते हैं, क्योंकि उनका पेन होता है। उसमें क्या होता है, पेन, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? कैसे मतलब ये आम पेशेंट को लगे कि ये किडनी स्टोन है या गॉल स्टोन है? किडनी का दर्द जो होता है वो फ्लैंक से शुरू होता है और नीचे की तरफ जाता है, और आदमी एकदम से, मतलब आप बैठ नहीं सकता, तड़पता सा रहता है जब भी स्टोन हो।
और पित्त की थैली का दर्द जो होता है लिवर की तरफ होता है और पीठ की तरफ जाता है। तो और उसमें उल्टियाँ ज़्यादा आती हैं। उसमें दर्द में भी उल्टियाँ तो आप समझे दर्द उठेगा तो आदमी की उल्टी हो ही जाती हैं, मगर दोनों का डायरेक्शन एक होता है कि कभी कभी क्या होता है पित्त की थैली में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो वो दर्द होता है कि फिर दिनों दिन चलता है। पथरी का जो दर्द होता है वो होता है फिर चला जाता है, फिर होता है चला जाता है। तो इसमें जो है दर्द सीवियर होते हैं दोनों ही के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने, और जो आपका डॉक्टर है उसको डायग्नोस करना चाहिए कि कौन सा दर्द है, मगर मरीज़ को ये तब भी दर्द हो उसको आना चाहिए डॉक्टर के पास। हर्निया की अगर हम बात करें तो जी, उसके लिए हर्निया का दर्द कम होता है। हर्निया में दर्द जब होता है जब आपकी आंत फंस जाती है। हर्निया खिंचाव सा महसूस होता है जी। हमारे इंग्वाइनल। हर्निया में एक्चुअली बहुत तरह के हर्निया होते हैं, जो है पेट से लेके इनफैक्ट आंतों का अंदर इंटरनल हर्निया भी होता है, मगर कॉमन हर्निया की बात करें जो नॉर्मल जो इंग्वाइनल रीजन में होता है, अब जांघों की क्या इसको कहना चाहिए, बस जांघें कहें जो, तो इंग्वाइनल रीजन में होता है तो उसमें क्या होता है खिंचाव सा महसूस होता है और एक आपको बल्ज सा फील होता है। हमारे पेट के नीचे वाले हिस्से में यहाँ पे एक बल्ज सा फील होता है जब आप खांसते हैं या कोई चीज़ वज़न उठाते हैं, तो एक बल्ज सी फीलिंग होती है कि कोई चीज़ फूल रही है, तो उस फूलने को ही हर्निया कहते हैं बेसिकली। जो डिफेक्ट होता है हमारी एब्डोमिनल वॉल में, रास्ता तो सब में होता है, पर जब वीक हो जाता है वो रास्ता, तो उसमें से आंत या ओमेंटम जो पेट की जो फैट होता है वो आने के वो वहाँ पे आ जाता है, जिसके वजह से हमें वो महसूस होता है कि भारीपन और कुछ फूला हुआ। डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि इस सर्जरी में गैस का इस्तेमाल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो क्यों किया जाता है? देखिए क्या करते हैं, जब हम पेट के अंदर हमको जगह चाहिए अपने इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए, जबकि हम क्यों बड़ा चीरा तो दे नहीं रहे हैं, बहुत छोटे छोटे इंसिजन से काम करते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रेशर से करीब जो है 13 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच PSI जो कहते हैं उसको, उसका प्रेशर रख के पेट के अंदर हम प्रेशराइज करते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारे जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, सामने की मसल्स या आप बॉडी जो है वो उठ जाती है और हमारे जो ऑर्गन्स जो हैं वो नीचे उसकी जगह मिल जाती है हमको काम करने के लिए। और ख़ुसूसी तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड भी क्यों, अगर आप सोचें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल गैस है जो हमारी बॉडी में बनती है, जो हम जब ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो एक बीइंग अ नेचुरल गैस, अगर जो कुछ थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड रह भी जाती है सर्जरी के बाद, वो भी हमारे सिस्टम में एब्जॉर्ब होके हमारे लंग्स और फेफड़ों के जो है ज़रिए वो निकल जाती हैं। और एक चीज़ और भी है इस चीज़ में कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक इनर्ट गैस है जी। तो हम जब सर्जरीज करते हैं तो हमको बहुत से इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कॉटरी जलाने के लिए, काटने के लिए। तो अगर हम कोई ऐसी गैस इस्तेमाल करें जो जलती है जैसे ऑक्सीजन, तो उसमें एक्सप्लोजन के चांस है। कार्बन डाइऑक्साइड इनर्ट होती है तो बिल्कुल उसमें हम सेफ रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ट्यूमर्स की बात होती है, अब वो ट्यूमर या हुदूद हो गया बॉडी में किसी भी हिस्से में जी, तो उस सर्जरी को हम कैसे रोबोटिक सर्जरी से कर सकते हैं? जैसे आप कोई भी सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी स्पेशली ट्यूमर्स के लिए, तो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि क्या है, हमारा जब मैग्निफिकेशन प्रिसीजन बहुत बढ़ जाता है रोबोटिक सर्जरी से, तो हम बहुत सही प्लेन में, कि एक मैग्निफिकेशन 25 गुना का मैग्निफिकेशन, एक छोटा सा चीज़ आप उसको 25 गुना बड़ा करके हम देखते हैं, तो उसका जो प्लेन ऑफ क्लीवेज है जहाँ से हम सर्जरी करके उसको निकालते हैं वो बहुत मैग्नीफाई हो जाता है। दूसरी चीज़, हमारे हाथ में जो थोड़ा राशा होता है, जैसे नेचुरल ट्रेमर्स कहलाते हैं, वो बिल्कुल रोबोट जो है वो ख़त्म कर देता है। और उससे क्या है कि इतना इंस्ट्रूमेंट्स का जो आर्टिकुलेशन है, जैसे हमारा हाथ जो है तकरीबन जो है 360 डिग्री आप समझ ले घूम सकते हैं, मगर हमारा रोबोट के थ्रू वो 540 डिग्री भी ऐसे से भी घूमता है और अपोज ऐसे डायरेक्शन में भी घूमता है। तो उसमें इतना ज़्यादा आर्टिकुलेशन हो जाता है कि सर्जरी जो है आपकी बहुत आसान हो जाती है। तो जो भी ट्यूमर करें, जो भी करें, उसमें बहुत ज़्यादा असिस्टेंस मिलता है। अब हम अगर बात करें कैंसर की, खुसूसन अगर हम नाजरीन को बताएं, तो लोग यहाँ पे अक्सर करके वो SMF होता है जिससे सब म्यूकस फाइब्रोसिस भी कहते हैं, शायद मुंह का ना खुलना, और यहाँ पे ग्लैंड्स हो जाना, या कुछ ऐसी जगह पे कि वो जो समझ में नहीं आती जी, तो उसकी हम सर्जरी किस तरीके से, लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी? हाँ, उसमें नेक की सर्जरीज जो हैं वो रोबोटिक सर्जरीज जो हैं ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज भी होती है। मगर रोबोटिक सर्जरी में क्या फ़ायदा होता है कि उसमें जो आर्टिकुलेशनल एंगल, जैसे मैंने जिसकी बात की, मूवमेंट जो है वो छोटे एरिया में बहुत ज़्यादा मूव कर जाता है। वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में थोड़ी यही दिक्कतें थी जिसकी वजह से रोबोटिक सर्जरी का इजाद हुआ।
लेप्रोस्कोपिक में हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं और हमको अपोजिट डायरेक्शन में काम करना होता है। अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाना है तो उसको राइट की तरफ हाथ ले जाएंगे कि वहाँ पर फलक्रम बनता है बीच में यहाँ पे, और उसको अपोजिट डायरेक्शन में जाना होता है। तो इससे लर्निंग कर्व सर्जरी का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाती है। ये एक डिसएडवांटेज है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का ओपन सर्जरी पे, क्योंकि सर्जन के लिए लर्निंग कर्व ज़्यादा है, उसको टाइम ज़्यादा लगता है सीखने में इस चीज़ को, और फिर जब सीख तो एक टाइम पीरियड की बात है। रोबोटिक सर्जरी में एक 3 डायमेंशनल प्लेन में हम काम करते हैं, छोटे एरिया में भी हम जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं। मेरा सवाल वही है कि अक्सर पेशेंट को जब आप देखेंगे जिनके नेक पे कोई अगर कैंसर का जो मरीज है उसका वो बहुत लंबा उसका चीरा लगाया गया जी। और बहुत अंदर तक गया, क्या रोबोटिक सर्जरी इसको कम करके कट करती है या उस पोर्शन को कम करके निकालती है जिससे चीरा लगे, कम लगे और वहाँ पर निशान भी कम आए? हाँ, जहाँ तक क्वेश्चन है आपका, हाँ थायराइड सर्जरी में तो है जी, मगर फेस की सर्जरीज में जैसा चीरा जो लगता है उसमें थोड़ा हमको अलग अलग सर्जरीज जो कैंसर की सर्जरीज होती हैं उसको हमें एक वाइड एंगल से निकालना होता है कि कुछ भी बचे ना उसके अंदर, वरना रिकरेंस के चांसेस होते हैं। तो हमें तो इंसिजन उसमें बड़ा ही लगाना है ताकि आपका कोई भी कैंसर का टिश्यू रह ना जाए पीछे, कहीं उससे रिकरेंस हो जाए फिर कैंसर हो जाए। तो इसलिए वाइड एक्सिजन करना होता है। तो उसमें जो है लेप्रोस्कोपी या इसका रोल नहीं आ पाता, क्योंकि हमको तो बड़ा ही एरिया निकालना है ताकि आप सेफ रहें। तो पहली चीज़ तो वो, और हमको ये सब कॉस्मेटिक सर्जरीज और जिस तरह की सर्जरी में आसानी हो, फेस एक बहुत सुपरफिशियल एरिया हो गया जो हम ऐसे ही एक्सेस कर लेते हैं। हाँ, मगर थायराइड का है कि जैसे कि बहुत सी अदाकारा होती हैं उनको नेक पे कोई स्कार नहीं चाहिए, तो उसके लिए सर्जरी जो है हम रोबोटिक सर्जरीज ईजाद हुई है। ये जो है कोरिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अभी अगर हम रोबोटिक सर्जरी की बात करें मुल्क के अपने हिंदुस्तान की बात, तो यहाँ पर अभी कितना इसका चलन है और मतलब कितने लोग इसको प्रेफर करते हैं? देखिए, रोबोटिक सर्जरी का प्रेफरेंस जो है जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें ही ज़्यादा है या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में पसंद की। इसमें जो सबसे प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत महंगी सर्जरी है क्योंकि इनके इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं अभी भी दे आर गवर्न्ड बाय अमेरिका। वो ऑनलाइन जो है वो ट्रेस रखते हैं कि आपने कितने सर्जरी की। एक इंस्ट्रूमेंट से आप 10 से ज़्यादा सर्जरी नहीं कर सकते। वो जैसे चिप होता है फ़ोन में, वैसे ही इंस्ट्रूमेंट में चिप लगा होता है। 10 के बाद वो काम करना बंद कर देता है, तो आपको नया ख़रीदना है। तो और इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्योंकि मोनोपोली रहती है बड़ी कंपनियों की, तो इतने महंगे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि एक सर्जरी तकरीबन मिनिमम कम से कम आप करें तो आपकी 2 लाख की सर्जरी होती है। अगर आप इसका रोबोट को स्विच ऑन करके ऑफ कर दें, सर्जरी ना भी करें, तो वो एक बार रीडिंग ले लेता है कि आपने इस्तेमाल कर लिया एक बार, तो आपका 10 में से एक बार तो गया। तो यूजली ऐसे प्लान किया जाता है कि एक साथ सर्जरीज रखी जाती हैं, रोबोट को ऑन रखा जाता है और सारी सर्जरीज उसमें परफॉर्म करने की कोशिश की जाती हैं। मगर यही है कि बस महंगी बहुत है सर्जरी, अदरवाइज़ अच्छी है। ये बात है। लेकिन दूसरा अगर हम बात करें इससे कंपेरेटिवली कि क्या मेडिसिन में का रोल जो है इस रोबोटिक सर्जरी से कम हो जाता है बनिस्बत के ओपन सर्जरी में? हाँ बिल्कुल। ये जो अगर रोबोटिक या लेप्रोस्कोपिक की बात करें, देखिए पहली चीज़ तो हॉस्पिटल स्टे ही कम हो गया। जब हॉस्पिटल अगर मरीज़ जो है दूसरे दिन अपने घर चला जाता है तो बाकी सर्जरीज में हफ्ते भर रहता, हफ्ते भर दवा खानी पड़ती उसको, हफ्ते भर पेन होता। तो ये पहली चीज़, पेन कम हो जाना, ब्लीडिंग कम हो जाना, ब्लड जब क्योंकि छोटा इंसिजन बनना है, अक्सर बड़े इंसिजन में आपको दवा देनी पड़ती है ब्लीडिंग रोकने की। तो ये सब करेक्टिव प्रोसीजर्स जो हैं मेनली बने ही इसलिए है, सर्जरीज आई हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरीज की किसी तरह से जो मैन वर्क आवर्स हैं उसको हम सेव कर सकें। जिन मुल्कों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, लोग कम होते हैं, वो चाहते हैं जल्दी ऑफिस लौट के आएँ, तो उन्हीं के लिए एक तरह से ईजाद हुई हैं। और उससे क्यों एडवांटेज होने लगा, उससे ज़्यादा अच्छी सर्जरीज होने लगी, स्टे कम हो गया अस्पताल का, मेडिसिन कम हो गई। टोटल देखें तो हॉस्पिटल का कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसी में है, मगर उसके लिए बस इनिशियली आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, ज़्यादा हो। जी। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब इस सिलसिले का कि क्या रोबोटिक सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस भी हैं कुछ, या इसके और भी कुछ ऐसे असरात हैं जो निगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं? देखिए, कोई भी सर्जरी के किसी भी सर्जरी में प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं। जी।
जैसे मैंने सबसे बड़ा इनका जो बताया कि नुकसान है कि महंगा होना, एक वही बहुत बड़ा रेट लिमिटिंग स्टेप कहना चाहिए, जो भी कहिए, दिक्कत आती है कि उसको मतलब आम लोगों की पहुंच से दूर। बहुत पहुंच से दूर हो जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हाँ अब बहुत जो है सस्ती होती जा रही है और कंपेयर टू रोबोटिक सर्जरी, और ऑल्दो उसमें सर्जन पे थोड़ा ब्रंट आता है, मगर मरीज़ के लिए बेनिफिशियल हैं। डिसएडवांटेजेस आप कहें तो कभी कभी ये है क्योंकि ब्लाइंड प्रोसीजर्स हैं, तो जिससे कि जिस टाइम ट्रोकार डालते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, कभी कभी इंजरी हो सकती है, मगर जहाँ सर्जरी होगी वहाँ पे थोड़े कॉम्प्लिकेशंस तो होंगे। यही कहते हैं जहाँ पे सर्जरी हो रही है वहीं कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जहाँ पे नो सर्जरी नो कॉम्प्लिकेशन। अब डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि एक मैसेज नाजरीन की आपके लफ्ज़ों में उस हद तक कि रोबोटिक सर्जरी और सर्जरी को मिला के एक ऐसा मैसेज जो लोगों के लिए ये पता चल जाए कि हाँ वाकई में ये एक मैसेज उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जी हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अपने व्यूअर्स जो भी सब लोग देख रहे हैं इनसे, कि आजकल जो है ऐसा होता है कि अक्सर जहाँ पे नहीं होती लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, लोग ये कह देते हैं नहीं ये तो गलत है, कुछ छूट जाता है अंदर, पूरी सर्जरी सही नहीं हो पाती इससे, बल्कि ये गलत है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है बेहतर सर्जरी है, अच्छी सर्जरी है, और आपको कम तकलीफ़ देने वाली सर्जरी है, ताकि जिसमें आप घर जल्दी जा सकें। ओनली थिंग इज़ कि इसमें लर्निंग कर्व सर्जन के पार्ट पे ज़्यादा है, कि उसको ज़्यादा टाइम देना है अपनी ट्रेनिंग में, एक लंबा कोर्स है, बट वंस वो अगर कर लेता है तो मरीज़ों के लिए तो हमेशा बेनिफिशियल है ही। नाज़रीन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है क्योंकि ये गुफ्तगू आपके लिए बहुत अहम थी। हम डॉक्टर साहब से और भी बात करना चाह रहे थे लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा। आप देख रहे थे प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी, इस दुआ के साथ कि आप सेहतमंद रहें, अपना ख़ुद ख्याल रखें और डॉक्टर साहब की बताई हुई सलाह पे अमल करें। आप डॉक्टर की सलाह पे अगर अमल करेंगे तो बहुत हद तक इस बात का इनराफ होगा, बहुत हद तक इस बात पे डिपेंडेंसी होगी कि आप खुद सेहतमंद रहेंगे और अपने माशरे, अपने समाज को भी सेहतमंद रखेंगे। इस दुआ के साथ अपने मेज़बान अतर काज़मी को इजाज़त दीजिए कि अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत स्पेशलिस्ट के साथ गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहिए खदीजा टीवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।